हेलो गाइस, वेलकम बैक। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। टी ब्लॉक में रटना कुछ भी नहीं है, हम लोग आराम से कर रहे हैं। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था फ्रेंड्स कि जो ये ग्रुप है ये किस तरीके से डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट कर रहा है, या हाइड्रोजन के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है ना। ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये हैलोजेंस के साथ कैसे रिएक्ट करता है। सबसे पहले हैलोजेंस जान लेते हैं क्या होते हैं। तो ग्रुप 17 के जो एलिमेंट होते हैं बेटा, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रुप 17 के एलिमेंट को हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन। ठीक है बेटा, तो इसके साथ रिएक्ट करता है कैसे, इस चीज को जानेंगे। ठीक है, देखो हमारे पास जो भी हमारे ग्रुप 15 के एलिमेंट हैं, यानी कि N, P, AS, SB और Bi। अब तो याद हो जाना चाहिए आपको ग्रुप क्या, इतनी बार तो मैं ही लिख चुका। ठीक है, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये जो ग्रुप है ये हेलोजन के साथ मिलकर या तो बनाएंगे ट्राइहेलाइड या बनाएंगे पेंटाहेलाइड। तो यहाँ पे कोई सा भी एलिमेंट हो सकता है, तो इट कैन फॉर्म ट्राइहेलाइड एज वेल एज पेंटाहेलाइड। इन दोनों में से कुछ ही बना लेगा। अब बेटे ट्राइहेलाइड बनाते वक्त क्या प्रॉपर्टी होगी और पेंटाहेलाइड बनाते वक्त क्या प्रॉपर्टी होगी, ये चीज देखनी है। सबसे पहले तो आप ये चीज देखना कि नाइट्रोजन क्या पेंटाहेलाइड बना सकता है? Nitrogen cannot form pentahalide because it cannot extend its covalency beyond 4. So there is no chance of nitrogen to form pentahalide. But yes, it can form trihalide. Although they are not very much stable, only the stable trihalide of nitrogen is NF3. बाकी सबके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो स्टेबल। ट्राइहेलाइड बाकी सबसे स्टेबल, नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड जा नहीं सकता, ट्राइहेलाइड में सही रहेगा। जितने भी एलिमेंट्स हैं ट्राइहेलाइड बनाएंगे, सारे एलिमेंट के ट्राइहेलाइड याद रखना बेटा कोवेलेंट इन नेचर रहेंगे। क्या रहेंगे? कोवेलेंट इन नेचर रहेंगे। लेकिन जो हमारे पास बिस्मथ साहब के हैलाइड हैं, दे आर नॉट कोवेलेंट इन नेचर, दे आर आयोनिक इन नेचर। आयनिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, इसके पीछे का रीजन है। देखो रीजन तो भाई है क्यों पूछना है सर, क्यों इसलिए बेटा ऊपर से नीचे पहली बात आएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, मेटेलिक कैरेक्टर होता है। और जो बिस्मथ डिसोसिएट होता है तो आयंस में होता है। बिस्मथ जब रिएक्ट कर रहा है तो आयनिक फॉर्म में ज्यादा स्टेबल पाया जाता है एज कंपेयर टू कोवेलेंट। शेयरिंग से कहता है कि आयनिक बॉन्ड बना, क्योंकि आयनिक तौर स्ट्रॉन्ग है, आयनिक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो बिस्मथ के हैलाइड जनरली किस फॉर्म में मिलते हैं? हमें आयनिक फॉर्म में मिलते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे दो तरीके के हैलाइड होंगे। कौन कौन से बने बेटा? एक तो बना हमारे पास पेंटाहेलाइड और एक बना हमारे पास ट्राइहेलाइड। तो आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लूं कि पेंटाहेलाइड और ट्राइहेलाइड में से मोर कोवेलेंट कौन होंगे और क्यों होंगे? क्यों जरूर पूछना। तो आप कहना सर पेंटाहेलाइड्स आर मोर कोवेलेंट देन ट्राइहेलाइड, बट क्यों? देखो बेटा ऐसे समझो, कोवेलेंसी किसी भी एलिमेंट का मतलब क्या है भाई? आकर किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाना, शेयर करना। जब हमारे पास पेंटाहेलाइड होगा, तो ये जो हेलाइड है आप ऐसे समझ लो इसका साइज बड़ा होगा कैटायन का। 5 हेलोजन है ना, तो कैटायन जब हमारे पास बन रहा है तो इसका जो कैटायन का साइज होगा बड़ा होगा। ट्राइहेलाइड के कैटायन का साइज छोटा होगा। जिसकी वजह से पेंटाहेलाइड की पोलराइजिंग क्या होता है बेटा? पोलराइजिंग पावर, ये आप लोगों ने थोड़ा सा फजान से रूल तो पढ़ा होगा। फजान से रूल क्या कहता है कि भैया एनायन का साइज बड़ा हो और कैटायन का साइज छोटा हो तो अच्छा बॉन्ड बनाएंगे, या उल्टा कर दो, वो भी बात ठीक है। तो पोलराइजिंग पावर यही तो है, अगर हमारे पास कैटायन बड़ा हो गया और छोटे छोटे हेलोजेंस मिल गए तो उसकी पोलराइजिंग पावर अच्छी हो जाएगी, क्योंकि ये तो भाई बहुत तेजी से खींचेगा ना। तो जैसे जैसे हम लोग पेंटाहेलाइड की तरफ जाते हैं पोलराइजिंग पावर बढ़ जाती है। पोलराइजिंग पावर बढ़ने की वजह से दे आर फाउंड टू बी मोर कोवेलेंट एज कंपेयर टू ट्राइहेलाइड, बिकॉज on increasing the polarizing power they can form bond very easily, and covalency is determined by bond formation.
समझ आता है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही इसमें। पेंटाहाइड आर मोर कोवेलेंट देन ट्राइहाइड बिकॉज ऑफ द पोलराइजिंग पावर, एज इन केस ऑफ पेंटाहाइड द पोलराइजिंग पावर इज मोर विच इज हेल्पफुल इन बॉन्ड फॉर्मेशन। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आता है, ये मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, समझ रहे हो ना, जो आपका मैंने लाइन बोला है ये सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट आपसे पूछता है कि NH3 और PH3 में से, NH3 और PH3 में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, और क्यों? क्यों तो समझ गए आप, है ना। तो बताओ क्यों होगा बेटा। देखो NH3 और PH3 में से बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा है। आंसर दो तरीके से दे सकते हो। कैसे? वही दे देना है आपका पुराना फ्रेमवर्क जो है कि भैया ये जो है इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है, उसकी नीचे जाएंगे तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम हो जाएगी, एक रीजन। दूसरा रीजन कि नाइट्रोजन हैज फॉर्म्ड इफेक्टिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद N which is lacking in case of PH3। तो यहां पर हमारे पास इफेक्टिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, यहां पर नहीं हो रही। और दूसरा रीजन हमारे पास N की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। समझ में आता है, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा। नेक्स्ट है आपके पास रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स, जो हमारे पास ग्रुप 15 के एलिमेंट हैं, ये लोग मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो बेटा याद रहे, जो भी हमारे पास पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, मेटल के साथ रिएक्ट करके वो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाते हैं। किसमें आ जाते हैं? -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर Ca3N2, Ca3P2, कैल्शियम नाइट्राइड, कैल्शियम फॉस्फाइड। इसके अलावा शायद एनसीईआरटी में करेक्ट करना, जो सोडियम आर्सेनाइड है ना, शायद उसका फॉर्मूला गलत दे रखा है। सोडियम आर्सेनाइड का फॉर्मूला होना चाहिए Na3AS। मेरे हिसाब से बुक में Na3AS2 कर रखा है, उस 2 को आप करेक्ट कर लेना, Na3AS, क्योंकि Na की वैलेंसी तो 1 होगी ना और AS की 3 है, 3 और 1 AS का चाहिए। डायमर बनाता AS2 Na6 लिखे तो समझ जाता मैं, डायमर क्या होगी हम आगे समझेंगे, है ना। तो ये Na3AS है, ठीक है ना। इसके अलावा और भी जितने भी हैं, बिस्मुथाइड के हो गए, कैल्शियम नाइट्राइड, कैल्शियम फॉस्फाइड, सोडियम आर्सेनाइड, बहुत सारे एलिमेंट है ना। Mg के साथ है Mg2Bi3 है, यही होगा। अबे देखो Bi+3 में और ये +2 में, तो हमें इसके लिए 3 चाहिए होंगे, Mg3Bi2। समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो बेटा ये हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो हमारे पास -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। कैसे सर, कैसे हमें करके दिखा दो। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट में डालो, कैल्शियम के ऊपर चार्ज +2 × 3 6 +2x इज इक्वल्स टू 0, 2x इज इक्वल्स टू 6, x इज इक्वल्स टू -3। यहाँ पर भी भाई 6 + 2x, ये बिल्कुल सेम रहेगा बेटा। यहाँ पे तो p के ऊपर चार्ज -3, यहाँ पर देखो -1 × 3 सॉरी +1 × 3 +x इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू -3। Mg3 में क्या आ जाएगा, 2 × 6 + 2x इज इक्वल्स टू 0 और 2x इज इक्वल्स टू 6, x इज इक्वल्स टू -3। तो जितने भी हमारे पास मेटल के साथ ये सभी रिएक्ट करके 15 ग्रुप के एलिमेंट रिएक्ट करके -3 स्टेट में आ जाते हैं, ठीक है, कोई डाउट नहीं। अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लेता है, क्या कि वाई बिस्म्यूथिन इज द मोस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, मोस्ट स्टेबल रिड्यूसिंग एजेंट, वाई बिस्म्यूथिन है। बड़ी ना अंग्रेजी अच्छी है, ऐसी अंग्रेजी याद रही, ठीक है। तो बिस्म्यूथिन सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है? बिस्म्यूथिन मतलब, हाँ कहीं ये कंफ्यूज मत हो जाए ना, ये जो BiH3 लिखा था ना बेटा हमने हाइड्रेटेड केस में, तो ये बिस्म्यूथिन कहलाता है, बिस्म्यूथिन, हाँ जी। तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है? दे दोगे ना तो रीजन, आप कहना सर ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप the size increases due to which the availability of H atom increases, which in turn reduces the other element, hence the reducing character of BiH3 is very much।
तो बिस्म्यूथिन जब हम लोग ऊपर से नीचे जाते हैं तो हाइड्रोजन को लूज करने की कैपेसिटी सबसे रखता है, क्योंकि उसकी बॉन्ड जो डिसोसिएशन एनर्जी होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, जिसकी वजह से H आसानी से टूट जाता है और अच्छी रिड्यूसिंग कैरेक्टर शो करता है। समझ में आता है? इसी के साथ बेटा हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज का लेक्चर अंत हो जाता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम लोग डाइनाइट्रोजन की प्रिपरेशन, इसके आगे का सब कुछ देखेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।